कैसे हो मेरे प्यारे साथी, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है जो कॉम्बो है। संस्कृत व्याकरण में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी व्याकरण में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। इवन कंपटीशन एग्जाम में भी इससे प्रश्न आते ही हैं, आए दिन दिखते रहते हैं इसके प्रश्न। इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। तो चलिए हम लोग मेरे साथ आप लोग इस टॉपिक को मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में, है ना, समझ जाइएगा। मात्र 2 सेकंड जो जैसे ही हम बोलेंगे कुछ इस प्रकार से जब आपको बातों जहन में बैठ जाएगी, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए कच्चा पक्का के खेल में हम लोग जानेंगे आज उपसर्ग को। हम लोग का आज टॉपिक क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? देखो, उपसर्ग क्या होता है तो कहिएगा जो शब्दों के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। सीधे कहिएगा वैसा अवयव, है ना, क्या कहोगे? वैसा, है ना, वैसा अवयव जो जो शब्दों के आगे लगता है, शब्दों के आगे लगता है, आगे लगता है, उसे उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के आगे लगता है, हाँ हाँ हाँ, जो शब्दों के आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। है ना, समझ में आ गया होगा। और इससे 4 नंबर का तो पूछता है संस्कृत क्लास 10th वाला सबको, है ना, हिंदी में भी पूछ लेता है ना। अब तो डबल हो गया, इसके वजह से 4 4 पूछ लेते हैं, तो याद रखना है इसको। कंपटीशन सब में 2 नंबर होते हैं, इस उपसर्ग से दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहिएगा? उपसर्ग किसे कहेंगे? वैसा अवयव जो वैसा अवयव जो शब्दों के आगे लगता है। सीधे सीधे याद रखना, जो शब्दों के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलिए, संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। ये भी याद रहेगा। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं सर। कितने होते हैं? 22 होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। कुछ है ही नहीं सर इसमें। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए कैसे समझेंगे? जैसे ऐसे एग्जाम में पूछेगा प्रहार, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, प्रहार अगर दिख रहा है, प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे, है ना। प्रहार प्रहार शब्द में, प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जैसे ही उपसर्ग कहेगा तो उसको आप साइड में लिखिएगा प्रहार। इसको क्या करना है? तोड़ना है। तोड़िएगा, जहां पर से टूट जाए, है उसको तोड़िए, जहां पर से टूट जाए उसका पहलका खंड जो होता है, उसका पहलका खंड क्या होता है? तो पहलका खंड ही उपसर्ग कहलाता है, क्योंकि आगे वाला ही क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। चलिए पहलका, इसको जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो प्र आहार, ऐसा ही ना पढ़ते हैं जी। प्रहार कैसे पढ़ते हैं? प्रहार पढ़ते हैं तो एक खंड टूटा प्र, एक खंड टूटा हार, एक खंड टूटा प्र, एक खंड टूटा हार। तो पहलिका वाला ही क्या होता है? आगे वाला ही क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र। तो देखिए प्र हो जाएगा इसका आंसर, समझे। अब लिखा है सनहार शब्द का उपसर्ग क्या है? सनहार शब्द का उपसर्ग क्या है? बउआ रे, है ना, बउआ जी, इधर समझिए। सनहार, सॉरी, या संसार रहे, या संसार रहे, या सनहार रहे, यानी कि सौ पर बुनका रहे, सौ पर ना संयुक्त ना रहे।
स पर नाना संयुक्त न रहे, यानी कि स के माथा पर बिंदी साटल है। बिंदी, हाँ वही बिंदिया जिस पर फिदा है आप, है ना, वही बिंदी जो साटल रहेगा, उस बिंदी रहेगा सटा, वो बिंदी को देखते माँ की याद आती है। उस बिंदी को देखकर माँ की याद आती है, यानी कि वो बिंदी को माँ समझना है। उस बिंदी को क्या समझना है? माँ समझना है। इसमें है लिखल कथी? स, यानी कि सम। अगर पूछेगा संसार में कौन सा उपसर्ग है बुआ जी, है ना, एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे सम है। क्या है? सम है। पूछेगा संसार में कौन सा उपसर्ग है, कहेंगे क्या? सम है। बोल दोगे? ऐसा ही बोलना। हाँ, तो देखिए संहार में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या लगाओगे? सन मारोगे कि सम मारोगे? सर जी सम मारेंगे, क्योंकि बिंदी जो है, वो जो सम के ऊपर जो बिंदी है, वो बिंदी जो है मेरी माँ की याद दिला रही है। वो माँ की याद, और माँ को भूलना मत। ये बिंदु क्या है? माँ है, तो स के ऊपर संयुक्त रहेगा, तो सन नहीं होकर सम मारना। इसी प्रकार से बताइए, संकट आ गया, संकट आ गया, संकट मोचन, है ना, संकट आ गया। अब बताइए संकट का उपसर्ग क्या है? क्या सन होगा? नहीं सर जी, इसे इसके ऊपर बिंदी लगा हुआ है स के ऊपर, और बिंदी जो है माँ की याद दिला रही है, तो इस पर हम लोग सम मारेंगे। क्या मारेंगे? सम मारेंगे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रही है बात। आगे लिखता बारे, विनाश शब्द में उपसर्ग को पहचानिए। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, विनाश शब्द में उपसर्ग को पहचानिए। तो चलिए विनाश को पढ़ेंगे, विनाश को पढ़ेंगे। अगर विनाश को गौर से देखते हैं तो एक तरफ बी आता है ना, और दूसरा खंड में क्या आता है? नाश आता है। हम ये बताए हैं पहलका खंड जो होता है मम्मी, है ना, पहलका खंड जो होता है, पहलका खंड जो होता है वही उपसर्ग होता है। पहलका खंड जो होता है वही क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो पहलका खंड क्या है? बी है, तो विनाश का क्या हो जाएगा बाजी? बी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ सर। अब अगला ट्रिक, एक ट्रिक तो समझ गए हैं, बिंदी वाला। बिंदिया माँ की याद दिलाती है ना, इसीलिए मौ वाला होगा, सम लगता है। अब समझिए, अब समझिए, अगर डबल वाला रहे, है ना, अगर डबल वाला रहे, जैसे उन्नति, उन्नति को गौर से देखोगे, उन्नति ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्नति। चलिए लिखते हैं, अगला पेज ले लेते हैं ना। अगर मान लीजिए उन्नति ऐसे भी लिख सकते हैं, या उन्नति ऐसे भी लिखा रहता है, तो उन्नति जो अगर लिखा रहेगा, वह उन्नति लिखा रहेगा, या उन्नति देखो डबल ना आ रहा है, और जब डबल रहे, कोई डबल रहे, है ना, तो समझ, जब ये डबल आता है, दिमाग में लिखना है, तो अगर ट्रिक के रूप में लिखना है उपसर्ग में, तो एक तो पहलका हो गया नाना संयुक्त वाला, माने कि 100 के ऊपर अगर रहेगा तो उसका सम लिखोगे, है ना। दूसरा ट्रिक ये हो गया तुम्हारा, अगर डबल रहेगा, कथी बारे? डबल रहेगा, डबल आने पर क्या होता है? तो डबल वाला का तो होगा, डबल वाला का क्या होगा? त होगा। क्या हो जाएगा बुआ जी? त होगा। जैसे ऊ, तो ऊ होगा ही, ये वाला ऊ है तो ऊ होगा ही, और उसके बगल में क्या हो जाएगा? त। तो उन्नति का पूछे अगर आपसे, उन्नति का उपसर्ग क्या होगा, तो उन्नति का उपसर्ग क्या बताओगे? उत होगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है उल्लास का उपसर्ग क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर तलाबी शो होगा, यहाँ पर तलाबी शो होगा ना, पूछेगा उल्लास का उपसर्ग क्या होगा? उल्लास का उपसर्ग क्या कहोगे? उल्लास का उपसर्ग सर जी, है ना, अभी तो बताए हैं, डबल होने पर डबल वाला क्या होता है? त होता है, यानी कि ऊ तो होगा ही, ये वाला त आ जाएगा। क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़े? तो यहाँ पर उत होगा, इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? उत होगा, है ना। यही सब क्वेश्चन आता है तो फंसाता है। बउआ वाला तो सब पढ़ा के चला जाता है 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, है ना, 1 मिनट में, 2 मिनट में पढ़ा के। लेकिन 1-2 मिनट में पढ़ाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा पढ़ो और सही पढ़ो, ठीक है। जो एग्जाम में आए, ऐसे पढ़ लिए एग्जाम में आइबे किया, क्वेश्चन बनवे नहीं किया, तो क्या फायदा उसे पढ़ने से? ऐसे पढ़ो जो एग्जाम में बने। तो डबल वाला रहेगा तो याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा। चलिए हम लोग पीछे जाकर देखते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। यानी कि उन्नति में क्या होगा बारे? उन्नति में देखो उत होगा। क्या होगा? उत होगा। बहुत अच्छे।
आप देखिए लिखा है अधिपति। अधिपति शब्द में उपसर्ग कौन है? हम लिखते हैं अधिपति। अधिपति, तो अधिपति लिखते हैं तो एक खंड होता है अधि और दूसरा खंड होता है पति। एक खंड होता है अधि और दूसरा खंड होता है पति। तो अधि कहे ना, पहिलका खंड उपसर्ग होता है, पहिलका खंड उपसर्ग होता है, तो ये पहिलका हो गया, तो इसीलिए अधि इसमें कहाँ है? ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, जैसे देखा है सुगम। सुगम शब्द का उपसर्ग क्या है? सुगम शब्द का उपसर्ग क्या है? अगर हम सुगम लिखते हैं, सुगम कुछ इस प्रकार से लिखता है, इसको बोलते हैं तो सु एक बार बोलते हैं या गम एक बार में बोलते हैं। सु एक बार में बोलते हैं, गम एक बार में बोलते हैं। तो ये सु जो होता है ये पहिलका खंड है, तो पहिलका खंड मेरा आंसर हो जाएगा। पहिलका खंड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं निर्भय शब्द। निर्भय शब्द में उपसर्ग पहचानिए। निर्भय शब्द में उपसर्ग पहचानिए। बुआ जी गौर से देखिए, निर्भय हम लिख रहे हैं, निर्भय, हाँ निर्भय देख रहे हैं। देखिए ये माथा पर जो लिखा है ये रॉ है। क्या है? रॉ है, आधा रॉ है। माथा पर जो सी टाइप का दिख रहा है आपको, ये क्या है बुआ जी? तो ये आधा रॉ है। क्या है? आधा रॉ। और जब इसको हम पढ़ते हैं तो ऐसे बोलते हैं निर, तब बोलते हैं भय। क्या बोलते हैं? पहले निर बोलते हैं, उसके बाद भय बोलते हैं। पहले निर बोलते हैं, उसके बाद भय बोलते हैं। तो पहिलका खंड क्या है सर? पहिलका खंड निर आया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा, क्योंकि पहिलका खंड क्या होता है? उपसर्ग होता है। इसी प्रकार से एग्जाम में दुर्जन का पूछेगा। मान लीजिए दुर्जन का पूछेगा तो क्या कहोगे? तो दू का तो दू हो ही गया, दू का तो दू हो ही गया, और ये वाला र यहाँ चला आएगा, तो इस हिसाब से दूर हो जाएगा। इसीलिए निर्लज का पूछेगा, निर्लज का पूछेगा। निर्लज का अगर पूछता है तो नी का नी तो होगा ही, और ये वाला र यहाँ चला आएगा तो नीर इधर हो जाएगा लज, तो नीर हो जाएगा उसका। समझ रहे हो? गुड। आगे पूछता है पराजय, है ना। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? चलिए, है ना, कुछ जगह हम खाली कर लेते हैं मिटाकर, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, तो खाली कर लेते हैं कुछ जगह। चलिए चलिए देखिए, वो देखिए कहता है पराजय। पराजय जब हम बोलते हैं, पराजय, है ना, एक मिनट, पराजय, जैसे पराजय हम लोग लिखे, क्या लिख दे बारे? पराजय। पराजय को पहला खंड में कहते हैं परा, और दूसरा खंड में कहते हैं जय। पराजय, पराजय, तो पहला खंड ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो इसका पहला खंड कहाँ है? प्रा, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। क्या क्वेश्चन बारे? अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। चलिए अभिमान को लिखते हैं, अभिमान। ये अभिमान लिख लिए, ये क्या किए? अभिमान लिख लिए। अभिमान को शुरू वाला खंड अभी है और बाद वाला खंड क्या है? मान है, तो हमको पहिलका खंड क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। तो इसका पहिलका खंड क्या है? अभी हो गया। ये अभी इसका आंसर हो जाएगा। ये अभी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्येक शब्द, अब यहाँ पर समझिए बच्चा, है ना, यहाँ पर आपको समझना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं प्रत्येक। देखिए ये प्रत्येक, जब ये य रहेगा वो, अरे ये प्रत्यय रहे, यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय से प्रत्येक बना है। ये प्रत्यय जो होता है प्रति होता है। क्या होता है बरे? प्रति होता है। क्या होता है? प्रति होता है। याद रखना है, ये य जो होता है, ये य जब भी रहे तो य को हटा देना, और य के बगल में जो आधा अक्षर रहेगा, है ना, जैसे ही, आइए जल्दी जल्दी समझिए, इसमें रूल नंबर 3 लिखते हैं, है ना। रूल नंबर 3 ये है, य के बगल में जो आधा रहेगा, आधा प्लस य है, ये आधा प्लस य है, तो उस आधा को क्या करना है? वो समझ रहे हैं ना राधा? उस आधा को क्या करना है? उस आधा को क्या करना है? उस आधा को पूरा करना है। उस आधा को पूरा लिखना है। उस आधा को क्या करना है? पूरा लिखना है। और
और उसमें क्या करना है, और उसमें क्या कीजिएगा, हिरसी लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, हिरसी लगा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक लिखा है, क्या लिखा है बारे, प्रत्येक। तो प्रत्येक जब ये य पर देख लिए, य से पहले आधा दिखा तो हम क्या प्र का प्र लिखेंगे, या ये त का क्या करेंगे, पूरा कर देंगे और इसमें हिरसी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रति। तो इसका उपसर्ग क्या हो गया बड़े, प्रत्येक। जैसे प्रत्यक्ष आ गया, जैसे प्रत्यक्ष आ गया, प्रत्यक्ष एग्जाम में आ गया, प्रत्यक्ष का उपसर्ग पूछ रहा है, प्रत्यक्ष का उपसर्ग पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, य से पहले आधा आ गया तो हम क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे, पूरा, ये पूरा तो लिख देंगे, इससे पहले हिरसी लगा देंगे, हो जाएगा प्रति। क्या हो जाएगा, प्रति। इस प्रकार से आप समझिए बातों को, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है उपहार शब्द में उपसर्ग को पहचानिए। उपहार शब्द में उपसर्ग को पहचानिए। चलिए उपहार को समझने का प्रयास करते हैं। उपहार को तो ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उपहार, उपहार को जब भी हम पढ़ते हैं तो शुरू में आता है उप, उसके बाद आता है हार। उपहार को पढ़ते हैं तो शुरू में आता है उप और दूसरा को क्या आता है, हार आता है। तो इसके माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं जो उप, इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए जैसे देखिए दुर्जन, दुर्जन का हम लोग बात कर चुके हैं। इसका दुर्जन, दुर्जन में बात कर चुके हैं। जो दुर्जन जो है, दुर्जन जो है वो अरे दू का दू हो जाएगा, ये वाला र इसमें आ जाएगा तो दुर्जन इसका दुर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर उपसर्ग। हाँ, हलंत ध्यान रखना है, ये हलंत, हलंत वाला ही आंसर करना, हलंत ध्यान रखना है। चलिए आगमन शब्द का उपसर्ग बताइए। आगमन शब्द का उपसर्ग बताइए। आगमन, है ना, आगमन शब्द रूप का, है ना, आगमन शब्द का उपसर्ग बताइए। तो आगमन को बोलते हैं तो पहले आ बोलते हैं, उसके बाद गमन बोलते हैं। आ, पहले आ बोलते हैं, उसके बाद गमन बोलते हैं। तो पहला खंड क्या आ गया, आ, तो इसका आंसर हो जाएगा आ, है ना। कहता है निराकार शब्द, कहता है निराकार शब्द, है ना, निराकार शब्द के बारे में बताना है। तो निराकार क्या बोले, निराकार के बारे में चर्चा चल रहा है। तो पहला खंड क्या हो जाता है, नीर हो जाता है और दूसरा खंड क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। पहला खंड क्या हो जाता है, नीर हो जाता है और दूसरा खंड क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। तो इसका पहला खंड वाला ही उपसर्ग कहलाता है, पहला खंड वाला ही उपसर्ग कहलाता है। तो नीर वाला ही इसका उपसर्ग आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है अवरोध, क्या पूछ रहा है बारे, अवरोध पूछ रहा है। अवरोध का उपसर्ग बताइए, अवरोध का उपसर्ग बताइए। चलिए अवरोध का उपसर्ग देखते हैं। अवरोध का उपसर्ग बताइए। तो अवरोध को अगर देखते हैं तो पहला खंड में अब आता है, दूसरा खंड में रोध आता है। पहला खंड में अब आता है और दूसरे खंड में रोध आता है। पहला खंड में अब आता है, पहला खंड वाला ही उपसर्ग कहलाता है। तो इसका अब आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्थान शब्द, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या बारे, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो चलिए देखते हैं, उत्थान में आता है बारे उत, ना, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उत्थान में उत उपसर्ग है। क्या है बारे, देखिए रे उत्थान, उत्थान को अगर हम बोलेंगे तो उत्थान को बोलेंगे तो पहले उत बोलेंगे, उसके बाद थान बोलेंगे। उत्थान, उत बोलते उसके बाद थान। तो पहला खंड क्या है बारे, उत आ गया, पहला खंड क्या आ गया, उत, तो ये उत उपसर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद लिखते हैं प्रसिद्ध शब्द के, प्रसिद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या बारे, प्रसिद्ध शब्द में, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। तो पहला खंड क्या होता है, प्र, दूसरा खंड क्या है, सिद्ध। पहला खंड क्या है, प्र, दूसरा खंड क्या है, सिद्ध है। तो ये प्र उपसर्ग, पहला क्या हो जाएगा, प्र है, इसीलिए प्र हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद आता है हमारे अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहचानिए। अत्यंत शब्द रूप में कौन सा उपसर्ग है, पहचानिए। चलिए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, है ना। चलिए अत्यंत, अत्यंत, है ना, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहचानते। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है हम लोग जानते हैं। देखिए अत्यंत जो है तो यह से पहले आया है, यह से पहले आया है तो इसको क्या करेंगे, तो कर देंगे,
है ना। हम लोग जाने हैं जो य से पहले जो आधा आता है उसको पूरा करेंगे, उसमें हिरसी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अति, और इसका अति इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अत्यधिक भी हो सकता था, अत्यधिक भी आ सकता है ना, अत्यावश्यक आ सकता है ना, आवश्यक आ सकता है, अत्यावश्यक आ सकता है। तो देखिए ये इसमें भी क्या करना है, य से पहले आधा है तो य का अ हो जाएगा, ये त का त हो जाएगा, इसमें हिरसी लगाएंगे अति आंसर हो जाएगा। इसमें भी यही चीज है, अति ही आंसर होगा। बात समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो है ना, इस बात सबको याद रख लेना, लिख लेना है। जैसे जैसे अगर द रहता है लास्ट में, है ना, आधा अक्षर लिखा रहेगा, है ना। जैसे अगर द और ध रहता है लिखा हुआ, द या ध रहता है तो वहां पर भी त ही होता है, त ही उपसर्ग होता है। उससे पहले जो लिखा रहेगा पहले वाला, है ना, पहले वाला उत वाला होता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण, उदाहरण, है ना, उदाहरण, उदाहरण का अगर बात करते हैं, उदाहरण का बात करते हैं, या उद्धार का अगर बात करते हैं, उद्धार, उद्धार का बात करते हैं, तो इस सबको गौर से देखिएगा तो द से पहले ध आया है, क्या द से पहले ध आया है, इसीलिए इस सब का उपसर्ग जो होगा उत होगा। क्या होगा, इसका भी उपसर्ग क्या होगा, उत होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ ये ट्रिक दिए हैं, है ना, और भी ट्रिक है। तो इसको हम कल क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव सेट लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट आप लोगों से बनवाएंगे, है ना, और बड़ा मजा आने वाला है इसका, और 2 नंबर अपना पक्का करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।